हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियोस में हम लोगों ने ये वाली जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना सीख लिया था। सिंबल्स कैसे लिखते हैं, जैसे सॉलिड, गैस, ठीक है, एक्वस, हम लोगों ने सिंबल्स भी सीख लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस चीज़ को फिर से एक बार और कंटिन्यू करना चाहेंगे। मैं एक बार आप लोगों को और अच्छे से जो हम लोगों ने कल बैलेंसिंग जो सीखी थी उसको मैं एक बार और आपको अच्छे से बता देती हूँ कि बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल, मैंने सबसे पहले आपको H2O का फॉर्मेशन बताया था, उसको फिर से एक बार कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लोग 2H लेते हैं। कभी भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो है सिंगल नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमेशा ये दो के फॉर्म में ही होते हैं और जिसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब इसको लिया तो हम लोगों को मिला था H2O मिला। ठीक है, अभी इधर O जो है सिर्फ एक है और यहाँ पे O जो है वो दो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है हम लोग इसके आगे, मतलब हम लोग यहाँ भी 2 नहीं लगा सकते और हम लोग यहाँ भी 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि H2O के ही आगे एक डैश लगाएंगे और वो डैश के आगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो H2O जो पूरा मॉलिक्यूल है हम लोग उसके बीच में कहीं भी 2 नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोग 2 इधर लिखेंगे। तो अभी जो 2 है वो O के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में और ये H के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में। एक मैंने मैथ्स के इससे आप लोगों को बताया था कि जैसे 2 है और ये 3 + 1 है, तो 2 जो रहेगा 3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और ये 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो वैसे ही जो ये 2 है वो H के साथ भी, अभी थोड़ा सा ये मैसी हो चुका है तो उसको हम लोग एक बार अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने H हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास H हो जाएंगे वो रहेंगे 4। अब लेकिन यहाँ पे H2 कितने हैं, वो 2 ही H है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा था हमारे पास 2H2O हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो H है वो सिर्फ 2 H है और यहाँ पे H जो है वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे 2 है और यहाँ पे H2O है, तो ये जो 2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मतलब ये क्या है, ये आपके पास जो है वो H+H+O है। ठीक है, तो ये जो 2 रहेगा इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब हमारे पास 2H रहेगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब हमारे पास 2H रहेगा। इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब हमारे पास 2 और रहेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4H हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास ये 4H हो चुके हैं तो हम लोग इसके आगे भी एक बार 2 लगा देंगे, तो ये भी इससे मल्टीप्लिकेशन में इधर भी हमको 4H मिल जाएंगे, इधर भी हमको 4H मिल जाएंगे और यहाँ पे तो 2O है ही और यहाँ पे भी 2O हमारे हो चुके। तो ऐसे हम लोगों ने वाटर का जो था उसको बैलेंस किया था। ऐसे हम लोगों ने CO2 जो था वो ऑलरेडी बैलेंस था और हम लोगों ने इसके हिसाब से देखे थे कि हम लोगों को Fe वाला जो हमने बैलेंस किया था इसका, और मैंने आप लोगों को और भी बोला था कि इसके साथ आप लोग और भी कुछ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो Fe वाला भी मैंने कल बहुत अच्छे से समझा दिया था, है ना बच्चों, और बहुत सारे उसके और भी थे। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इसके पहले जैसे ये वाला था तो उन्होंने ऐसे बॉक्सेस में बनाया और फिर ऐसे करके इसको बैलेंस करा। ऐसा आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर बैलेंसिंग आता है तो वो 1 नंबर का ही आएगा, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आता नहीं है, थोड़ा सा टफ रहता है। अभी आप लोगों को शुरू शुरू में टफ लगेगा, लेकिन जब जब आप लोग कंप्लीट करोगे ना ये वाले चैप्टर को और जब थोड़ा बहुत आगे सेकेंड थर्ड चैप्टर पे मूव करोगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेगा। और बैलेंसिंग जो आता है वो 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में ही आता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं आता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों को और अच्छे से बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है वो लोग आप लोग ट्राई करेंगे, और अगर आप लोगों का ऐसा है तो इसके जो है रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ नहीं बन रहा है किसी भी उसमें डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। मैंने बहुत ईजी वाला H2O से, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है वो H2O, इसलिए मैंने आप लोगों को उससे समझाया था। ठीक है, बाकी आपको बुक में सिर्फ एक ही है, लेकिन पीछे एक्सरसाइज में भी और बहुत सारे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मतलब पूछेंगे। ठीक है, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इंडेक्स क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ जो है आप लोगों को सिर्फ फोकस मेरा है ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं अभी तो टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका बहुत शुरू शुरू का स्टेज है 10th वाले बच्चों का, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था वो आप लोगों का था बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो रहता है वो 1-2 नंबर के लिए आता ही है, भले से वो MCQs में आ जाए या किसी चीज़ में भी आ जाए, वो 1-2 नंबर का तो आएगा ही। इसके बाद अगर हम लोग चीज़ देखेंगे तो इसके बाद आएगी आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसमें आप लोगों को 4-5 टाइप्स रहेंगे और फिर लास्ट में और भी रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन जो नेम ऐसा सजेस्ट करता है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 चीज़ या 3 चीज़ को हम लोग क्या करते हैं,
कंबाइन करते, तो कंबाइन करना, दोनों चीज़ को जॉइन करना या दोनों चीज़ को मिक्स करना, ये सब क्या कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जैसे आप लोगों को 1.13 में जो इक्वेशन दी उसमें क्या लिखा है आप लोगों को, CaO प्लस H2O, तो वो CaOH होल ट्वाइस दे रहा है। क्या लिखा है वहाँ पे, 2 मिनट वेट, ओके वेट, तो वहाँ पे लिखा है CaO प्लस H2O, तो वो आप लोगों को दे रहा है CaOH होल ट्वाइस दे रहा है। ये CaO है वो अच्छे से लिखाया नहीं है, ठीक है, CaO प्लस H2O, तो CaO और ये OH होल ट्वाइस दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे आया है। तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है, जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.4, और उसको आप लोगों को देखना है और समझना है कि एक्टिविटी क्या स्टेट कर रही है। ओके, तो हम लोग उसको समझते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अभी ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है। तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्साइड, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे कि आपने तो हमको ऑक्साइड O2 बताया था, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो कैल्शियम का फॉर्मूला हमेशा हम लोग CaO लिखते हैं, CaO2 नहीं लिखते। वैसे ये बनता कैसे है, हम लोग Ca प्लस O2 से हम लोग इसको बनाते हैं CaO बनाते हैं, और फिर यहाँ पे 2 रहता है तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग हमेशा बैलेंसिंग जो इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग कभी कभी ये जो 2 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या बना है इसका, 2CaO बना है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जो रहेगा ये कोफिशिएंट रहता है। मेन फॉर्मूला तो क्या होता है हमारे पास, ये वाला मेन फॉर्मूला रहता है, 2 हमारे पास कोफिशिएंट है। इसके आगे हम लोग 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। तो अधिकतर हम लोग कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी उन्होंने CaO लिखा है। CaO मतलब क्विक लाइम, जो चूना होता है ना, चूना को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम या लाइम वाटर, उसमें हम लोगों ने वाटर मिलाया, मतलब CaO में हम लोगों ने H2O मिलाया, तो हम लोगों को मिला CaOH होल ट्वाइस। अब आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने क्या किया है, CaO में हम लोगों ने मिलाया H2O, तो हम लोगों को क्या मिला, CaOH होल ट्वाइस। तो क्या ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, Ca यहाँ पे एक ही, यहाँ पे भी Ca एक है, यहाँ पे H2 जो है वो 2 है, और यहाँ पे कैसा लिखा है उन्होंने CaOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में रहते हैं, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जब OH मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी क्योंकि यहाँ पे 2 है। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें तो हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक ही है। लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे उसको, हम लोग CaO प्लस H2O, तो हम लोगों को मिल रहा है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पे एक H2 है, यहाँ पे एक H2 है, मतलब ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास बैलेंस्ड। तो इसमें कुछ बैलेंसिंग तो करना नहीं है। और क्या होता है ना कि अभी आप लोग 10th क्लास में, तो अभी आप लोग बैलेंसिंग सीख रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को हर चीज़ में जो है बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो अगर आप लोग बैलेंसिंग नहीं भी करते हो तो भी चलता है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से क्या सीखा है कि हम लोग जब भी H2 प्लस O2 लिखते हैं तो हम लोग उसको H2O लिखते हैं, हम लोग इसको बैलेंस नहीं करते और इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, हम इसके आगे हमेशा 2 लगाते हैं और इसके आगे हमेशा हम लोग 4 लगाते हैं। तो हम लोग कभी भी अगर H2O लिखने का बोलेंगे तो आप हमेशा H2O ऐसा लिखते हैं, आप लोग कभी भी H2O 2H2O नहीं लिखते। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम लोग कभी भी 2 या इसके आगे जो कोफिशिएंट्स रहते हैं ना, वो हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक बैलेंसिंग के लिए करते हैं। और बैलेंसिंग को हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकल समझते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग जो रहती है कभी कभी बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग जो है ना कि ये मतलब नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को फिर भी सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये वाले जो रिएक्शन में है, अब इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखो अभी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी। देखो अभी इसकी जैसे डेफिनेशन है तो बुक में नहीं दी होगी, ठीक है, बुक में ऐसा अच्छे से नहीं दिया, तो हम लोग इसकी खुद की डेफिनेशन लिख लेते कि जब वन एलिमेंट
मिक्स विथ मोर देन 1 और 2 एलिमेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक एलिमेंट जो मिक्स हो रहा है या फिर कंबाइन करता है एक से ज़्यादा एक या 1 और मोर देन 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत ईजी है, ठीक है। अभी आप लोगों को इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे सच अ रिएक्शन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई प्लस जेड हम लोगों को बना के दे रहा है ए, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ऐसा उसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन वन और मोर देन टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर to give a product is known as a combination reaction, or when more products give a single product, when more reactants, ठीक है, सारे reactants होते हैं और इसको हम लोग product बोलते हैं। कल मैंने बताया था ये reactants होते हैं और ये products होते हैं। तो when more than 2 reactants mix together and give only one product, only one, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अभी आगे जैसे दूसरे जब पढ़ेंगे ना तो एक्स वाई तो बनाता है हमारे पास, अगर हम लोग अभी जैसे आगे देखेंगे ना तो हमारे पास रहेगा जैसे एक इक्वेशंस रहेगी, जैसे एक्स है और वो वाई है और हम लोगों को मिल रहा है ए प्लस बी, ऐसे भी रिएक्शंस रहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अपनी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसे बुक में दी रहती है ना वैसे अधिकतर आप लोगों को नहीं लिखनी रहती है, तो आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे कि व्हेन 1 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सिंपली व्हेन 1 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट, वन सिंगल प्रोडक्ट या टू गिव अ प्रोडक्ट, दोनों ही सही रहेगा, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट्स वेरी इजी। इसका आप लोग एक एग्जाम्पल भी याद करेंगे। अगर आप लोग केमिस्ट्री में कोई सी भी या किसी चीज़ में भी कोई सी भी अगर आप लोगों को आया है कि इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, तो उसको इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डिफाइन करके छोड़ देना है, लास्ट में उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी जो रहता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आप लोगों को फाइंड करने। देखो आप सिंपल, अगर जैसे आप लोगों ने अभी बहुत सारा पढ़ा होगा तो आप लोगों को उसके रिएक्शंस आप मन से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है H2 + O2 गिव्स H2O, C + O2 गिव्स CO2, तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स है जो आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये रहेगा नहीं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एक आती है एक्सोथर्मिक, जो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लेकिन आपको इतने अच्छे से याद तो नहीं होगा। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी जो आपकी एनसीईआरटी में है ना तो एक्सोथर्मिक के बारे में दिया है, एंडोथर्मिक के बारे में जो उन्होंने स्टेट ही नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे इसके नीचे तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो है एक्सोथर्मिक के बारे में दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में दिया है, ठीक है। और आप लोगों को दूसरी चीज़ दी है, लेकिन हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फिर से पढ़ेंगे क्योंकि नीचे भी आप लोगों को यहाँ पे एक्सोथर्मिक जो है ये दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, हम लोग इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर नहीं पढ़ेंगे। देखो ये जो चीज़ रहती है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में नहीं रहती, ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ये इट्स नॉट अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन, ये कोई सा भी रिएक्शन का टाइप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिस रिएक्शन में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है वो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में अगर कोई से प्रैक्टिकल करे होंगे या नहीं करे होंगे तो भी ठीक है, हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो मैंने आप लोगों को कल HCl के बारे में बताया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि थी HCl, और आपको एक H2SO4 बताया था कि जो कि एसिड रहता है, और उसमें एक डिस्क्लेमर भी लिखा था कि अगर आप इसके साथ काम कर रहे हो लेबोरेटरी में तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ रहती है ये बर्निंग इफेक्ट ला सकती है। तो जब भी हम लोग पानी में या किसी भी चीज़ में अगर हम लोग HCl को या फिर H2SO4 को मिलाते हैं ना तो एकदम से बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे एक हम लोगों ने सिंपली एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया, सॉरी इट्स नॉट अ टेस्ट ट्यूब, है ना, ये बहुत अजीब सा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया और अगर हम लोगों ने इसके अंदर ये जैसे ये HCl है, ठीक है, ये HCl के कुछ हम लोगों ने ये डाल दिया और उसके अंदर अगर हम लोग डालेंगे वाटर डालेंगे या फिर कोई भी चीज़ डालते हैं तो क्या होता है, या फिर हम लोगों ने जैसे हमारे पास वाटर रखा है, ठीक है, या फिर कोई सा भी एक मटेरियल रखा है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है और हम लोगों ने अगर इसमें एसिड डाला HCl एस्टर तो उसमें से भाप निकलती है एकदम से, जो स्टीम रहती है ना, आप लोग अगर इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो भाप, जो वेपर्स रहती है, स्टीम रहती, वो एकदम से उसमें से
निकलती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें से ऐसी भाप निकली, स्टीम निकली या फिर वो गर्म रहती है तो हम लोग उसको हीट बोल सकते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अधिकतर ये एसिड्स के साथ होता है। अगर आपके घर में अगर जैसे एसिड्स तो अधिकतर घर में नहीं रहते, लेकिन आप जैसे इनो का पैकेट है, ठीक है, सब लोगों के घर में इनो का, जैसे हम लोग केक बनाते हैं तो अधिकतर इनो लेते हैं, या फिर हम लोग अगर जैसे इनो नहीं लेते हैं, जब किसी का एसिडिटी हो जाती है किसी को भी, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, तो हम लोग ग्लास में क्या करते हैं, पानी भरते थे पूरा ग्लास में, और फिर हम लोग उसमें इनो का जो पैकेट डालते तो एकदम से उसमें बबल्स हो जाते हैं और उसमें से थोड़ी बहुत गैस भी निकलती है, थोड़ी सी हीट निकलती, बहुत ज़्यादा नहीं निकलती लेकिन थोड़ी सी उसमें से हीट निकलती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें जो आप लोगों को एक्सोथर्मिक का जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है वो जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, मतलब CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। तो जब भी CO2 गैस निकलती है मतलब एक हीट निकल रही है। ठीक है, CO2 जो गैस होती है ना बच्चों, वो जब भी जैसे कोई भी रिएक्टेंट में हम लोग कोई भी जैसे दो चीज़ को मिक्स करते, ठीक है, X + Y को जब भी मिक्स करते तो हम लोगों को CO2 गैस जब निकलती है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। हमेशा CO2 नहीं निकलेगी, कभी कभी और कोई सी गैस भी निकलेगी, लेकिन अधिकतर अभी आप लोगों को जैसे छोटी क्लास में तो आप लोगों को CO2 गैस जब निकलेगी तो इसका क्या मतलब रहेगा कि वो एक हीट प्रोड्यूस करी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। हम लोगों ने अगर जैसे केक बनाया होगा, ठीक है, तो हम लोग केक में क्या ऐड करते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करते हैं या फिर हम लोग इनो ऐड करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है एक CO2 गैस रहती है। तो जब हम लोग इसको केक के पॉट के अंदर मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा या इनो या फिर बेकिंग पाउडर, तो ये सब क्या निकालते हैं, एक CO2 गैस ये सब प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक CO2 गैस प्रोड्यूस करने का ये मतलब है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप लोगों को NCERT में बहुत कम दिया है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, केक बनाते हैं तो हम लोगों को CO2 गैस का प्रोडक्शन चाहिए रहता है। जब तक CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी ना तो हमारा जो केक है वो फूलेगा भी नहीं और वो फ्लफी भी नहीं बनेगा। तो किसी भी चीज़ को हम लोग बेक करते हैं ना तो अधिकतर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसमें से CO2 गैस का जो है वो लिख लो। जब CO2 गैस निकलेगी इसका क्या मतलब है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और CO2 गैस इसीलिए निकलती है ताकि वो चीज़ों को जब हम लोग बेक करते हैं तो वो उसको फुला सके। ठीक है, CO2 गैस हम लोगों को जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे अगर आप लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा का जो बेस बनाते हैं ना तो पिज़्ज़ा के बेस में भी हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या ईस्ट डालते हैं ताकि उससे क्या हो सके कि वो जो है उसका जो मात्रा है वो जितना भी हम लोगों ने लिया है वो फूल जाता है। अधिकतर हमारा जो बैटर है वो फूल जाता है। इसका क्या मतलब है कि उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। CO2 गैस जब प्रोड्यूस होती है तो वो एक हीट के साथ प्रोड्यूस होती है और उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसका प्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि वो आपकी जो बेस को है या केक को है वो फुला पाए और उसको एकदम फ्लफ़ी बना पाए। हम लोग CO2 गैस का जो है बहुत सारी हम लोग जो जंक फूड खाते हैं हमारे जो पाव रहते हैं उसमें भी CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट गैस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या इनो रहता है या ईस्ट रहता है इसमें CO2 का जो है वो मिलावट रहती है। इसके कारण ही हमारा जो केक है वो बन पाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग अगर इनो लेंगे और आप लोग ट्राई करना कि इनो में से बबल्स निकलते, थोड़ा सा हीट निकलती है तो वो आप लोगों के लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो वाले रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक। अब कोई से ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हम लोगों को हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये वाले रिएक्शन में तो क्या हम लोगों को प्रोडक्ट हीट मिला। हम लोगों ने मतलब जैसे हमारे पास केक था, ठीक है, हम लोग उसको केमिस्ट्री से नहीं समझते, हम लोग उसको दूसरी चीज़ से समझते हैं। हमारे पास जैसे केक था, ओके, हम लोगों ने केक लिया, ठीक है, केक लिया और हम लोगों ने उसमें डाला बेकिंग पाउडर। तो हम लोगों को क्या मिला, केक जो फ्लफ़ी मिला वो फ्लफ़ी किसके कारण मिला, CO2 गैस के कारण मिला और हम लोगों को हीट प्रोड्यूस हुई। आप लोग कभी केक बना के देखना, नहीं तो आप इनो का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इनो लिया और मतलब पानी लिया और पानी के अंदर हम लोगों ने इनो डाला तो हमको एक बबल्स फॉर्मेशन हुए, थोड़ी सी हम लोगों को हीट निकलती है। ठीक है, थोड़े से बबल्स फॉर्म होते हैं, उसमें थोड़ी सी हीट निकलती है और ऐसे CO2 गैस जो है वो निकलती है। तो किसी भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट में अगर हम लोगों को हीट मिलती है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोगों को हीट मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हम लोगों को हीट देनी पड़ती है। मतलब रिएक्टेंट्स में ही हम लोग हीट को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक कोई सा भी लिया X और उसमें हम लोगों ने उसको हीट किया तो ये जो है हमारा वो प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सा अगर हम लोग घरेलू का देखेंगे, हम लोग जो
डेली लाइफ देखते हैं। हम लोगों ने एक सब्जी ली, हमने सब्जी को कढ़ाई में डाला, ठीक है, ये सब्जी को ली, अभी ये तो रॉ है, लेकिन हम लोगों को इससे क्या बनाना है कि हमको इससे एक सब्जी बनानी है, तो हम लोगों ने इसको क्या दिया, हीट दिया। तो मतलब हम लोगों ने जब रिएक्टेंट में, जब हम लोगों ने एक वेजिटेबल ली, जैसे हम लोगों ने आलू लिए, सिंपल, सब लोगों को बहुत पसंद होते हैं, तो हम लोगों ने आलू लिए और हम लोग इसको कुकर में रख के बॉईल किया मतलब हम लोगों ने इसको हीट दी, तो हमको क्या एक प्रोडक्ट मिलता है, एक बॉइल्ड पोटैटोस हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोगों ने इधर रिएक्टेंट में जो है वो हीट दिए है, लेकिन एक्सोथर्मिक में हम लोगों को प्रोडक्ट में जो है वो हीट मिली है। अंदर आप लोगों को समझ आ रहा है। हम लोगों ने एंडोथर्मिक में, रिएक्टेंट में हम लोगों ने हीट दी है, और एक्सोथर्मिक में हम लोगों ने प्रोडक्ट में हम लोगों को हीट मिली है, मतलब हीट का प्रोडक्शन हम लोगों को प्रोडक्ट में, बल्कि एंडोथर्मिक में हम लोगों ने रिएक्टेंट्स में हीट दिए, तभी वो जो प्रोडक्ट है वो पूरा हो पाएगा। अगर हम लोग रिएक्टेंट को, अगर हम लोग आलू को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अपने आप तो बॉईल होगा नहीं, जब तक हम लोग उसको हीट नहीं देंगे जब भी तो वो बॉईल होगा। और एक्सोथर्मिक में देखेंगे तो हम लोग अगर पानी में एरो मिलाएंगे तो जब भी तो वो CO2 गैस निकलेगी, जब भी तो वो हीट होगा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म भी हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को NCERT में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन अगर NCERT में अगर आप लोगों को एक नाम दिया है ना कि एक्सोथर्मिक है एक रिएक्शन, उसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन या बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दी, तो माइट भी चांसेस हो सकते कि ये आए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग रेफरेंस बुक खोलेंगे, रेफरेंस बुक में से इसके जो एग्जाम्पल्स रहेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के, आप लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के। आप लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके जो है एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों को रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, ये जो है CH4 + 2H2O गिव CO2 + H2O, ये बैलेंसिंग करके दिया है इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाली भी जो चीज़ है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोगों को एक एग्जाम में आ जाता है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में माइट भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ भी बीच में से आ सकता है। अभी बच्चों को क्या लगता है कि ये तो इतना सही है, या एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं पढ़ के गया और एग्जाम में यही आ गया। तो सो वी ऑल नो डैट वी नीड टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं हम लोगों को उसमें से ही जो है एनर्जी मिलती है। अब लेकिन जो फूड होता है वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट सप्लाई नहीं करता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी के कारण क्या होता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, उसके कारण हम लोगों को एनर्जी मिली है, लेकिन जब तक वो रोटी है, दाल चावल है, सब्जी, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होती है हम लोगों को जब तक एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। अब जो हम लोग अगर सपोज करेंगे कि जो जंक फूड होता है, सॉरी, ओके, तो जो हमारे पास जंक फूड होता है, तो जंक फूड में जो है ना एनर्जी जो रहती है वो बहुत कम होती है सबसे पहले, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा उसमें होता है फैट्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसलिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या हो, सबसे ज़्यादा विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ठीक है। फैट्स हम लोग नहीं अधिकतर चूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो खाना होता है ना वो ऐसा होता है, जैसे अभी रोटी लेंगे, दाल चावल लेंगे, तो अभी दाल चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारी दाल रहती है, जैसे दूसरी जो टाइप्स की ग्रीन दाल, येलो दाल, पिंक दाल, वो जो दाल अलग अलग रहती है उसमें प्रोटीन्स होता है बहुत सारे। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन्स होता है। ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, तो ये चीज़ें जो रहती है डायरेक्ट नहीं होती, ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती है हमारी पेट के अंदर, ठीक है। कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसमें या विटामिन रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, या फिर फैट्स रहता है, जो भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पेट के अंदर ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। ये जो चीज़ है आप लोग इसको बायो में तो पढ़ो ही अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब अब यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, और फिर ये जो होता है हम लोगों को ये ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो रहता है वो एक एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। तो ये एनर्जी के फॉर्म में कैसे मिलता है, ये हमारी बॉडी के सेल्स में जाता है, और सेल्स जो है हमारे पास पूरी बॉडी में हर जगह सेल्स है। तो ये सेल जो है हमारे पास हाथ में सेल्स है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो एनर्जी है वो हाथ में आ जाएगी, तो हम लोग अच्छे से हाथ से काम कर पाएंगे। ये हमारी एनर्जी जो पैर में आ जाएगी, तो हम लोग पैर से बहुत अच्छे से चल पाएंगे, भाग पाएंगे। एक दो दिन अगर आप 3-4 दिन ऐसे भूखे रहोगे तो आप लोग के पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो पूरे से सुस्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप हमेशा खाना खाते रहोगे, ठीक है, सुबह खाना अच्छा खाओगे, शाम में अच्छा खाओगे, तो आपके पास जो एनर्जी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो फूड है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ये ऐसा हमको नहीं मिलता है। तो ये कंबाइन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जो हमारे पास विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो हमारा जो फूड कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। जो हम लोग लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके साथ कंबाइन होकर हमको ये सेल्स में जो है वो
देता है। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास, अब ये वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस में हम लोग डाइजेशन भी देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ा आपको बायो में और भी बहुत अच्छे से समझा देंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ जो है बायो में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। अब ये जो आप लोगों ने देखा है, ये वाली जो इक्वेशन है, आपको बायो में, अगर मैं बायो पढ़ाती हूँ तो उस समय बहुत, वैसे मैं इतना अच्छा बायो नहीं पढ़ाती हूँ, वैसे अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज होता है। अभी आप लोगों को इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपका 11th-12th में साइंस लेना है तो C6H12O6 आपको याद करना ही पड़ेगा। उसमें हम लोग मिलाते हैं O2, मतलब जो हमारा खाना है, जो खाना रहता है वो हमारा ब्रेक डाउन होता है हमेशा एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, C6H12O6 से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने ये लिखा है। अब देखो एक चीज़ आप लोग ये याद रखेंगे कि हमारा जो फूड है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बायो में हम लोग घुस जाते हैं। तो जो चीज़ है ये फूड है, और जो फूड है पेट के अंदर जाने के बाद, सिंपल समझ लो कि फूड जो है पेट के अंदर जाने के बाद हम लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग रेस्पिरेशन जब करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो इसके साथ, मतलब ये जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी के साथ मिक्स होकर हम लोगों को क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एनर्जी है, मतलब ये कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब एनर्जी ही होता है। जैसे हमारे ग्लूकोज पाउडर्स होते हैं, वैसे ही हमारा जो, अगर अच्छा खाना खाओगे तो उसमें अच्छा ज़्यादा ग्लूकोज निकलेगा, तो हमको अच्छी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये सिंपल एक ग्लूकोज है और हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, सबसे पहले CO2 मिलता है और H2 और एनर्जी मिलती है। मतलब पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। अब आप लोग बोलोगे कि ये हमारे पास, ठीक है, एनर्जी सही है, वाटर सही है, लेकिन CO2 क्यों मिलता है? तो CO2 जो मिलता है ना, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है इसीलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम अमाउंट में ये जो है निकलता है। तो ये वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वैसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसको आप लोगों को केमिस्ट्री में अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का। अब ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कैसे हुआ, तो सिंपल सी बात है। देखो, जब CO2 निकल रहा है तो मैंने पहले ही बता दी थी, CO2 निकलेगा तो आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो हीट जब मिल रही है CO2 निकलने के बाद, जब आप लोगों को हीट मिल रही है, तो मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया, सिंपल सी बात है। और जब आप लोगों को हीट मिल रही है और उसके साथ एनर्जी भी मिल रही है, तो एनर्जी कौन सी फॉर्म में मिलती है, आप लोगों को हीट के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये वाली जो है, अब CO2 निकला तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये तो एक्सोथर्मिक है। देखो, इसमें एंडोथर्मिक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को एंडोथर्मिक जो एक बार बता दिया है। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, वह डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका होता है, ये भी एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें भी हीट जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब खाद बनाते हैं, जब हमारे पास वेजिटेबल जो रहते हैं ना, जो छिलके रहते हैं, हम लोग जैसे छिलके जो हमारे पास बच जाते हैं, तो उसको हम लोग अगर डिकम्पोज करते हैं, आप या आप लोगों ने 8-9 में पढ़े होगा डिकम्पोजिशन वाला। तो जब हम उसकी खाद बनाते हैं, मतलब हम लोग उसके मैन्योर्स बनाते हैं, मैन्योर जब हम लोग उसका बनाते हैं तो उसमें भी जो है हीट प्रोड्यूस होती है। आप लोग देखना कभी, ये चीज़ आप लोग एक बार एनिमेशन से यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस मिलते हैं इनके, तो एक बार आप इसको देख सकते हो कि ये कैसा रहता है। अभी हमारी स्लाइड ही जो है वो गायब हो चुकी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक इसमें नहीं था, फिर भी मैंने एंडोथर्मिक आपको बता दिया, एक्सोथर्मिक भी बता दिया। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने बुक में जो दी है चीज़ें वो तो आती ही है। ठीक है बच्चों, तो अभी आधे घंटे का तो वीडियो होने ही वाला है। तो मैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सारी चीज़ें बची है, और उसके बाद कंबशन भी बचा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को कल वाली वीडियोज़ में बता दूंगी। कल वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये हमारा कम से कम 2 या 3 दिन में ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को बहुत डिटेल में हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ा है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि NCERT में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ दे दी है कि
एक्सोथर्मिक दे दिया, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को उसमें क्या दे दिया कि एक्सोथर्मिक दे दिया, लेकिन आप लोगों को इसके अलावा एंडोथर्मिक मन से ही पढ़ना रहता है। तो ये एनसीईआरटी ऐसा ही है, इसलिए हम लोग रेफरेंस बुक आप लोगों को बोलते हैं कि जो रेफरेंस बुक है आप लोग प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ ही एनसीईआरटी में दी रहती है, बाकी जो चीज़ें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मन से करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतनी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि इस वे से मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं जो अपना टीचिंग वे है वो चेंज कर लूँगी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।